हरे कृष्णा। आज हम लोग एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर शुरू करेंगे। क्या मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर? आपने ये दोनों वर्ड इंडिविजुअली सुने होंगे। कैपिटल वर्ड सुन रखा है और स्ट्रक्चर सुन रखा है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके का बनना है, ग्राउंड फ्लोर पहले बनेगी कि फर्स्ट फ्लोर नीचे बनेगी, है ना? मतलब स्ट्रक्चर आप जानते हैं। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो हम सभी को पता है कि बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए। अब लेट्स से हमने ये एस्टिमेट किया कि हमको अपने बिजनेस के लिए 1 CR की नीड है, 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए हम कहां से लाएं? कहने का मतलब है कि हम अपने पास पूरा इक्विटी रखें कि थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट रखें, क्या कंपोनेंट हो, कितना इक्विटी शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स, कितने डिबेंचर्स, क्या रखें? उसके लिए बना है ये चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर का। तभी मैंने आपको इस चैप्टर से पहले लेवरेज पढ़ाया और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ के आप ये समझ पाए कि हमें डब्ल्यूएसीसी डब्ल्यूएसीसी हम सबको निकालनी है, आती है, तो हम लोग एक तो डब्ल्यूएसीसी निकाल पाए। आपको क्या लगता है हमें कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक सही एक गलत। पहला, हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारी डब्ल्यूएसीसी ज्यादा से ज्यादा है। डब्ल्यूएसीसी आप जानते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहला केस कि कंपनी को एक ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ भागना चाहिए जहां से उसकी कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा है। और दूसरा, ऐसा बनाना चाहिए जहां पे उसकी डब्ल्यूएसीसी कम से कम आए, मिनिमम आए, मिनिमम आए। जाहिर सी बात है हमें कॉस्ट को कम से कम रखना। ये चैप्टर हमको यही सिखाएगा कि आखिर हम कितना डेट रखें, कितना इक्विटी रखें, और भी कोई कंपोनेंट रखें तो क्या रखें। जब आप छोटे थे स्कूल में, गए ना? हाँ, कुछ अच्छे आते नहीं गए होते हैं। स्कूल में आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ाया जाता है, 2:1 का। ध्यान रखिएगा वो थियोरटिकल है, अगर प्रैक्टिकली भी वही वैलिड होता तो ये चैप्टर बनाने की जरूरत ही नहीं होती। चैप्टर लिखा गया होता है कैपिटल स्ट्रक्चर और एक लाइन में लिख दिया गया होता है द आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। दैट मींस 2 रुपए का डेट, 1 रुपए का इक्विटी। मतलब अगर आपको 3 की जरूरत है, समझ रहे हैं अपना, तो उसी रेशियो में आप कर दीजिए। पर सोचिए, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। सपोज करिए आपको कोई नया व्यापार खोलना है, आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, मार्केट में उतनी गुडविल नहीं है, तो बैंक से लोन कैसे मिलेगा? डेट मिलेगा नहीं, हो सकता है अपना ही पैसा आपको लगाना पड़े। यानी हर सिनेरियो में ये कह देना कि भाई 2:1 आइडल है, वो गलत है। ये चैप्टर हमको यही सिखाएगा। सबके लिए अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। देखिए, सब लोग अलग हैं, सब बिजनेसेस अलग हैं, तो सबके लिए तरीका भी अलग अलग है। अब उसको कैसे निकाला जाए, उस तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए 4 थ्योरी बनाई गई, 4 अलग अलग थ्योरम, 4 अलग अलग आप कह लीजिए लोगों ने अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा अप्रोचेस दिए। हम लोग चारों पढ़ेंगे जो हमारे करिकुलम में है। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। अब ये है क्या, सब समझाऊंगा। बट उससे भी पहले आपने कहा कि हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे डब्ल्यूएसीसी कम से कम आए, मिनिमम आए। बेसिकली हमें कोशिश करनी है कि हम एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बना पाए। ऑप्टिमल बोल सकते हैं, ऑप्टिमम बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब होता है सबसे अच्छा फिट, उस सिनेरियो में सबसे बेस्ट।
उससे थोड़ा भी अगर रेशियो ऊपर नीचे होगा तो फिर वो ऑप्टिमल नहीं होगा। ऑप्टिमल की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। मतलब मैं आपको अगर थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊं, जैसे आप चाय पीते हैं, चाय कॉफी कुछ पीते हैं। अब मान लीजिए अलग अलग लोग हैं चाय पीने वाले, और आपने शायद नोटिस भी किया हो कि सबके हाथ की चाय अलग अलग बनती है। किसी को थोड़ा सा मिल्क ज्यादा चाहिए, किसी को मिल्क कम चाहिए, चाय पत्ती ज्यादा चाहिए, चीनी कम चाहिए, ये वो। कोई बिल्कुल गरम गरम पी लेता है। हमारी ट्रेनिंग पीरियड में गरम गरम से याद आ गया, एक शुक्ला जी हुआ करते थे, आज नहीं है वो दुनिया में। वो बिल्कुल मतलब वो सर थे हम लोगों के। वो चाय आती थी, हम लोग तो ऐसे छोटे थे तो चुस्की मतलब फूक रहे होते थे, और वो गरम गरम पी जाते थे, बिल्कुल खौलती। मतलब हम लोग तो ये कहते थे इनके मुंह पे अगर छान नहीं जाए डायरेक्टली चाय पी जाए। तो खैर सबके अलग अलग है। अब जैसे चीनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, होता है ना बहुत लोगों को बहुत मीठी चाय चाहिए। अमिताभ बच्चन की एक मूवी में भी है कि इतनी चीनी डालो कि चम्मच उसमें खड़ी हो जाए, खड़ी चम्मच की चाय। कुछ लोगों को बहुत कम चाहिए, कुछ फीकी पीते हैं। कौन सही है इसमें से? सभी सही है अपनी जगह। यानी सबके लिए जितना वो पीता है वो ऑप्टिमल है। अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा होगा या कम होगा तो मजा नहीं आती, लोग छोड़ देते हैं, अरे यार ये नहीं पियेंगे, मजा नहीं, हमारे मतलब का नहीं। जैसे खाने में नमक, मान लो दाल में नमक, कुछ लोग तेज नमक खाते हैं, कुछ कम। सबके लिए ऑप्टिमल अपना अपना है। तो ऑप्टिमल मतलब सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। लेकिन याद रखिएगा, ऑप्टिमल जो होता है वो एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम ऑप्टिमल तक पहुंच पाए। ऑप्टिमल तक हर इंसान जाना चाहता है, लेकिन हम ऑप्टिमल तक पहुंच पाए ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमें सब ऑप्टिमल पे सेटिस्फाई करना पड़ता है। मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऑप्टिमल में क्या होगा, WACC सबसे कम। तो क्या क्या कोई कह सकता है कि किसी भी सिनेरियो में कभी इससे कम नहीं होगी? जैसे मान लो एक शेयर का प्राइस है, मान लो कोई एक शेयर है, कोई भी एक शेयर, आज वो शेयर चल रहा है 5,000 का। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10,000, 20,000, 50,000 रेट जाएगा, कभी इससे ऊपर जा ही नहीं सकता ये शेयर। नहीं कह सकते, हमें ऑप्टिमल पता ही नहीं है। आपको तो चाय अच्छी लग रही हो सकता है आप 2 दाने चीनी और डालते हो, आपको और मजा आ जाती है। ऑप्टिमल की डेफिनेशन समझ में नहीं आती ना। तो हम कोशिश करते हैं ऑप्टिमल तक पहुंचने की। जैसे आप एग्जाम में, ऑप्टिमल है 100 में 100, सारे सब्जेक्ट में 100 में 100। इंस्टीट्यूट भी, प्रेसिडेंट साहब भी इंस्टीट्यूट के आपके घर आ रहे हैं, चरण धो के पी रहे हैं, भैया क्या, वो ऑप्टिमल है। आप जानते हैं सपना, अब जब आप 100 की मेहनत करते हैं तब रो रो के 40-50 आते। तो हमें कोशिश है कि हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए, बनता है सब ऑप्टिमल। ठीक है, चलो थ्योरी से ही शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं जरा। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द स्ट्रक्चर बोल लीजिए, या कॉन्स्टिट्यूशन, या ब्रेकअप किसका, ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म। आपने जो अपने पैसा लगा रखा है उसका ब्रेकअप, कि कितना डेट है कितना इक्विटी। द कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ बोथ ओनर्स कैपिटल, जिसको आप इक्विटी वगैरह बोलते हैं, खुद का पैसा, और डेट वगैरह, यानी सभी कुछ जो है आपने जो कैपिटल के पार्ट में लगाया है वो आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कितनी तरीके के होते हैं? 4 तरीके के ब्रॉडली कैपिटल स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। अलग अलग कंपनीज में 4 तरीके के देखे जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक पिरामिड शेप, एक इन्वर्टेड पिरामिड शेप। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसी कंपनियां जिनके यहां केवल इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग होती है, यानी डेट नहीं होता, नो डेट। ऐसी कंपनियों के कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुई तो केवल इक्विटी और रिटेन अर्निंग, ऊपर जा ही नहीं रहा है, मतलब ये लाइन है ही नहीं, डिलीट करो, ये लाइन है ही नहीं। तो या दैट मींस इनके यहां डेट नहीं है। पढ़ के देखिएगा, इन अ हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर द फर्म हैज जीरो डेट कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर में। डेट है ही नहीं, सिर्फ क्या है, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है।
द स्ट्रक्चर इज क्वाइट स्टेबल, हॉरिजॉन्टल है तो जल्दी गिरने का डर नहीं, स्टेबल है। एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, अगर कल पैसा और चाहिए तो वो भी किसके थ्रू आएगा, मान लो आज इतना इक्विटी है तो कल और पैसा चाहिए तो और इक्विटी आ जाएगा। एक्सपेंशन जो होगा वो थ्रू इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग होगा। बट साहब अगर डेट आपके यहां बिल्कुल नहीं होगा, ये थ्योरेटिकल बात है, ये थोड़ी प्रैक्टिकल, डेट बिल्कुल नहीं होगा, दैट मीन्स आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले रहे, डेट लोन नहीं, रिस्क नहीं, तो व्यापार में थोड़ी तो रिस्क लेनी पड़ेगी। डेट से देखिए थोड़ा फायदा मिलता है, मैं बताऊं आपको होता क्या है। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने केडी निकालना सीखा, केई निकालना सीखा। आमतौर पे जो डिबेंचर होल्डर होता है उसकी रिस्क कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। भाई अगर हम मेरे पास पैसा है और मैं किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदूंगा तो थोड़ी कम रिस्क है, इक्विटी शेयर खरीदूंगा तो ज्यादा रिस्क है। तो मेरे को डिबेंचर में अगर कम भी रिटर्न मिलता है तो चलता है ना, इक्विटी में ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आमतौर पे क्या होता है केडी कम होता है और केई ज्यादा होता है। अब देखिए मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा पैसा आप डेट से ले आए और डेट से जो पैसा लाए मान लो उसकी कॉस्ट है 5%, केडी है 5%, आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया अपने व्यापार में, व्यापार में इन्वेस्ट करके आपने उस पैसे से कमाया मान लीजिए 9%। डेट वालों को 9 तो देना नहीं है, उनको तो 5 देना, उनके साथ तो फिक्स्ड है, चाहे हम ज्यादा कमाएं चाहे कम कमाएं, तो उनको तो 5 ही देना है। जो 4% एक्स्ट्रा बच गया, मान लो 1 लाख रुपए लाए, अगर आपको रुपए के टर्म्स में समझाएं, 1 लाख रुपए में लेट से हमने 9,000 कमाया, देना है डेट वालों को 5%, 5,000, 4,000 जो एक्स्ट्रा बच गया ये किसके लिए बच गया, इक्विटी वालों के लिए। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अल्टीमेटली बढ़ेगा। अब समझ, ईबीआईटी बढ़ा, इंटरेस्ट उतना ही है तो ईबीटी बढ़ेगा, ईबीटी ज्यादा तो ईएटी ज्यादा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा, और अगर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा यानी ईपीएस ज्यादा। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा अगर आप डेट लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग पर शेयर को बूस्ट मिलता है, वो बढ़ती है। ये समझ पा रहे हैं आप थोड़ा सा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डेट लाके ईपीएस को बढ़ाना, डेट लाए और ईपीएस बढ़ा लिया। कैसे डेट लाके, डेट सस्ता होता है, कमाया ज्यादा तो जो एक्स्ट्रा कमाया अब इक्विटी के लिए बचा, ईपीएस बढ़ गया। डेट लाके ईपीएस बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब ये नहीं होता कि इक्विटी शेयर खरीदना बेचना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टर्म है, इसका मतलब होता है डेट की वजह से ईपीएस बढ़ा लिया। तो अगर आपके यहाँ बिल्कुल डेट नहीं होगा तो आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा आपने लेवरेज चैप्टर में भी देखा था, देखिए अब मैं लिंकिंग कर रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्यों वो पहले पढ़ाया। आपने लेवरेज चैप्टर में भी देखा था कि 2 फर्म्स थी, एक क्या फाइनेंशियल लेवरेज था, एक क्या नहीं था। तो कल को अगर थोड़ा भी उसकी सेल बढ़ती है, ईबीआईटी बढ़ता है, तो जिसके यहाँ है डेट वगैरह है उसका रिजल्टिंग इंपैक्ट ज्यादा होगा, मल्टीपल्स में बढ़ रहा था। याद है आपको 10% सेल बढ़ रही थी तो ईबीआईटी और ज्यादा बढ़ रहा था, 15%, 20%। तो जिनके यहाँ नहीं है, लेवरेज नहीं था, उनका जितनी सेल बढ़ रही थी उतना ही डेट बढ़ रहा, उतना ही मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था, तो थोड़ा तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या हुआ सर, दूसरा कंपनीज देखी जाती हैं जिनके यहाँ वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब वर्टिकल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखो वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसे होता है, इधर देखना, थोड़ा सा ऐसी कंपनीज में इक्विटी शेयर होता है और बाकी होता है डेट। जो भी पैसा चाहिए फ्यूचर में भी ये डेट से लाते रहते हैं। तो वर्टिकल में अल्टीमेटली आपके पर डेट ज्यादा है, आप डेट का कंपोनेंट रखे हुए, इक्विटी कम रखे हैं। पढ़ के देखते हैं क्या है, इन ए वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कह रहे ये जो बेस है ये बनाया जाता है, बहुत कम इक्विटी कम रहता है। तो ज्यादा क्या रहता है सर, द इंक्रीमेंटल एडिशन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ डेट। इंक्रीमेंट जो होगा वो डेट के फॉर्म पे होगा। तो एक था हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। अब तीसरा है पिरामिड शेप। पिरामिड शेप कैसे होता है, ट्राइंगल टाइप, ठीक है जी, ये हो गया पिरामिड शेप। अब देखिए पिरामिड शेप में क्या होता है, ये जो बेस आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है नीचे वाली, ये है इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग।
यानी इनके यहाँ इक्विटी और रिटेन अर्निंग ज्यादा होता है। और डेट अगर आप देखें, ये डेट है, डेट कम होता है। डेट ये ऊपर वाली चोटी जो आपको दिख रही है, ये थोड़ा सा डेट है, बाकी ये क्या है, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। दैट मींस ऐसी कंपनियां जिसमें इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग ज्यादा है, डेट कम है, वहां पे उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। पढ़िएगा, अ पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर हैज ए लार्ज प्रपोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग एंड ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ डेट कम। इसी का जस्ट उल्टा इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बनेगा, ऐसे, बताओ इसमें क्या होता होगा। हाँ, यानी ये देख रहे हैं आप, ये इक्विटी है और रिटेन अर्निंग नहीं है या बहुत कम है और डेट बहुत ज्यादा है। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर उन फर्म्स का देखा जाता है जो लॉस मेकिंग फर्म्स, वो लॉस में जा रही हैं और लॉस को कवर करने के लिए वो अपने डेट के कंपोनेंट को बढ़ाती जा रही हैं, बढ़ाती जा रही हैं। आज जितना डेट है, कल और लॉस हो गया, डेट और ले आई, और लॉस हो गया, डेट और ले आई, और एक दिन क्या होगा, उधारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको ना चाहते हुए व्यापार को बंद करना पड़ेगा। दैट मींस इन्वर्टेड पिरामिड शेप बता रहा है कि फ्यूचर अच्छा नहीं है। पढ़ के देखिएगा बहुत ध्यान से। सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर हैज ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, रीजनेबल लेवल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बट एन एवर इंक्रीजिंग कंपोनेंट ऑफ डेट। डेट बढ़ता जा रहा है। All the increases in the capital structure in the recent past, अगर आप देखें पीछे कुछ सालों में कैपिटल स्ट्रक्चर में जो इंक्रीज हुआ कैपिटल, और कहां से लाई गई, have been made through debt only। केवल कहां से पैसा लाया गया है। This may be due to shrinking of retained earning। retained earning shrink हो रही है, कम हो रही है, खत्म हो रही है, क्यों, on account of accumulating losses होती है। Such a capital structure is highly vulnerable to collapse। vulnerable समझते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क है कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो वर्टिकल और इन्वर्टेड पिरामिड दोनों में तो एक ही बात तो है, दोनों में अंतर क्या हुआ, वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में और इन्वर्टेड पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर में। उसमें भी थोड़ा इक्विटी था, वर्टिकल में डेट ज्यादा था, इसमें भी थोड़ा इक्विटी डेट ज्यादा है। आप समझ पा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। क्वेश्चन समझ गया ना मेरा, तो बताएगा। हाँ, वर्टिकल में आपकी लॉस मेकिंग फॉर्म नहीं है, लॉस को कवर करने के लिए डेट नहीं ला रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए डेट ला रहे हैं। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या उधारी से ला रहे हैं कि पुरानी उधारी चुका पाए। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने पड़ोसी से उधार लिया 500 रुपए, अब वो वापस मांग रहा है, टाल लें टाल लें टाल लें, ये बहुत हद हो गई। उसने क्या किया, किसी दूसरे से उधार लिया 1500 उस पर टिका दी, ऐसे करके एक की टोपी वो दूसरे के सर पिराता जा रहा है। अब कब तक करेगा, वो है इन्वर्टेड पिरामिड। तो इन्वर्टेड पिरामिड में आपका डेट बढ़ रहा है बिकॉज आपके लॉसेस हो रहे हैं। ये इक्विटी क्यों नहीं रेज कर रहे, इक्विटी देगा कौन। आप सोचिए, आपके पास पैसा है, मार्केट में एक आईपीओ आया ऐसी कंपनी का जो भयानक लॉसेस में जा रही है, जिसका भविष्य कुछ सर्टेन नहीं है, आप लगाएंगे पैसा। काहे इक्विटी कहां से रेज करे, पैसा कौन कहां पे लगाता है, इंसान। इंसान उसी जगह पैसा लगाता है जो चमकता है, डूबते सितारे में इस दुनिया में कोई पैसा नहीं लगाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ, हर इंसान चलती ट्रेन में चलना चाहता है, तो ट्रेन खड़ी है उसमें कोई नहीं चलना चाहता। ये बात आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब समझ में आएगी। समझ रहे हैं, कहां से पैसा लगा दे, देने के लिए भी तो हो। चले आगे। अब आपने बैलेंस शीट तो देखी है, चैप्टर का नाम भी आपने देखा, बैलेंस शीट तो बचपन में देखी है ना, हाँ बनवाएंगे, नहीं टेंशन ना लो। चैप्टर का नाम बता दो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है चैप्टर जो पढ़ना है, कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली दो वर्ड आते हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। आमतौर पे लोग एक ही समझते हैं, जबकि दोनों अलग है। बैलेंस शीट की जो पूरी लाइबिलिटी साइड है वो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और उसमें अगर केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करते हैं तो वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। सर मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म भी आ रहा है, लॉन्ग टर्म मतलब इक्विटी, डेट प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, ये तो आ ही रहा है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में करंट लाइबिलिटीज भी आ रही है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट।
जबकि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो केवल लॉन्ग टर्म कवर करता है। और इस चैप्टर में हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग टर्म वाली चीज, जिनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म वाली नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए चैप्टर है एफएन में, उसके लिए चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल, सबके लिए कुछ ना कुछ है। बट कोई पूछे अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंटेन्स ऑल द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म। ऑन द अदर हैंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर? इज द सम टोटल ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल ओनली एंड दस इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। दोनों में कोर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट किसका है? कैपिटल स्ट्रक्चर। वैसे तो कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताइएगा ट्रू की फॉल्स। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट एक हो गई। एक और सुन लो फिर बताना कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स। दूसरी, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सेकंड ट्रू है और फर्स्ट फॉल्स है। ठीक है, क्लियर हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कोर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का कौन सा एलिमेंट है? कोर एलिमेंट। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, जैसे शादी, शादी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट विदाउट द करंट लायबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटी होती नहीं। देखिए एक बैलेंस शीट सोचिए, ऐसा फिर भी संभव है कि उस बैलेंस शीट में, उस कंपनी में उनकी करंट लायबिलिटीज ना हो, केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो। इसकी होने की फिर भी प्रोबेबिलिटी है। बट ऑन दी अदर हैंड आपको कभी कोई ऐसी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी जिसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो ही नहीं, इक्विटी डिबेंचर्स कुछ है ही नहीं, केवल करंट लायबिलिटीज है। आप समझ रहे हैं बात को? तो एक ऐसी कंपनी जिसमें शॉर्ट टर्म है ही नहीं, केवल लॉन्ग टर्म है, तो जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वही उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये लाइन यही लिखी है, कह रहा कैपिटल स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट लायबिलिटी एंड इन सच केसेस कैपिटल स्ट्रक्चर शैल बी इक्वल टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यानी जहां करंट लायबिलिटी नहीं है वहां पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल मतलब सबसे अच्छा, उस सिचुएशन में सबसे अच्छा। पढ़ के देखिएगा ध्यान से। बाय द टर्म ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वी मीन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर अरेंजमेंट, सर इतना डेट रखो, इतना इक्विटी रखो। पर्टिकुलर अरेंजमेंट किसका? वेरियस कंपोनेंट क्या होते हैं सर स्ट्रक्चर के? कंपोनेंट वही डेट इक्विटी, यानी दैट इज डेट एंड इक्विटी विच इज जस्ट इन ट्यून। की हाँ हाँ मजा आ गया, जस्ट इन ट्यून, परफेक्ट, बिल्कुल। इससे थोड़ा सा भी ज्यादा डेट होता या थोड़ा सा भी कम डेट होता तो मजा नहीं आता। विद द बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। वही दाल में नमक नहीं होगा तो भी मजा नहीं आएगा, और अगर आप एक कटोरी दाल में 1 किलो नमक डाल देंगे तो भी नहीं खाई जाएगी। तो विच इज जस्ट इन ट्यून, वो है आपका अपना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। और कॉम्बिनेशन लेस और मोर देन द ऑप्टिमल, नमक जरूरत से कम हो या जरूरत से ज्यादा हो, आपको वो वुड बी लेस देन सेटिस्फाइंग। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया ऑप्टिमल का मतलब? ना है तो बताइए, और भी एग्जांपल दे सकते हैं। हेंस अ सब ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन would affect the achievement of the goal of maximization of shareholder wealth। यानी अगर आप ऑप्टिमल तक नहीं पहुंच पाए, सब ऑप्टिमल तक पहुंचे, तो जाहिर सी बात है आपके जो गोल है, काहे का गोल काहे का है? देखो हर एक कंपनी का एक ही गोल है, अपनी वैल्यू बढ़ाना, फर्म की वैल्यू बढ़ाना। फर्म की वैल्यू मतलब ओनर्स के लिए कुछ करना, ओनर्स का मतलब वेल्थ किसकी? इक्विटी की। तो कह रहा है आपका जो गोल है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, अगर आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंच पाए, सब ऑप्टिमल तक पहुंचे, तो आपका गोल इफेक्ट होगा। जैसे आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है कि 100 में 100 ले आए, नहीं पहुंच पाए, हो सकता है सीएस की डिग्री ना मिले। 100 में अगर आपने कहा 100 ले आए, उल्टे आ गए, 001 आ गए, है ना? तो सब ऑप्टिमल तक पहुंचे, लेकिन उतना तो पहुंच जाए कि आपका गोल कहीं ना कहीं अचीव हो जाए कि ठीक है, अच्छा ऑल इंडिया रैंक नहीं आ पाई इस बार, अब पास है ना? समझ रहे हैं बात को? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन आइडियल सिचुएशन विच कैन फंक्शन एज द बेंचमार्क ऑफ परफॉर्मेंस फॉर दी फर्म। यानी आपके लिए बेंचमार्क हो सकता है कि सर हमें यहां तक अचीव करना है, इसको पहुंचे। सबके लिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। जैसे आपने वो लाइन सुनी होगी पुरानी मूवीज में, वो मेरा पति मेरा
आगे सुना? हाँ ओके, नहीं देवता है, सुना है? देखो क्या कहते हैं, देवता, ये लाइन नहीं सुनी आपने, मेरा पति मेरा देवता है या पति परमेश्वर है, सुना है ना ऐसा कुछ? अरे हाँ तो बोलो। अब इसका क्या मतलब है कि सबके पति उसके देवता हैं, सबके पति उसके परमेश्वर है, कि उसका पति उसके लिए देवता है? उसका पति उसके लिए देवता हो सकता है, बाकियों के लिए ना हो, तो उसके लिए वो ऑप्टिमल है, दूसरे के लिए दूसरा ऑप्टिमल। क्लियर हुआ? आपको समझ में आई बात? ओके। अब मैं बात करता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। देखिए वैसे तो अगर सच बताऊं आपको तो केवल 4 ही थ्योरी नहीं है, थ्योरी काफी सारी है, बट आपके जो करिकुलम में है वो 4 हैं, और मार्केट में भी ये 4 सबसे ज्यादा फेमस है, अलग अलग लोगों ने दी हैं। एक है नेट इनकम अप्रोच, आपको दिख रहा होगा, थ्योरीज मतलब अप्रोचेस, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताए। तो एक नेट इनकम अप्रोच, जिसको प्यार से हम लोग एनआई अप्रोच बोलेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एनओआई अप्रोच बोलेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच को प्यार से हम लोग ट्रेडिशनली अप्रोच बोलेंगे, इसको क्या ही बोले प्यार से, और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच एमएम अप्रोच। ये वो मोदी जी नहीं है, ठीक है ना, ये बेसिकली 2 लोग थे अलग अलग, मोदी गिलानी मिलर, और बड़े फेमस है मोदी गिलानी मिलर, आपको और भी चैप्टर्स में आगे मिलेंगे, डिविडेंड डिसीजन करेंगे, ये बहुत जगह एफएम में बड़ा फेमस है, वहां पे भी मोदी जी छाए, यहाँ पे भी छाए हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच। ऐसा माना जाता है कि नेट इनकम अप्रोच दिया था डॉरेन डेविड साहब ने, आपकी बुक में नहीं लिखा कहीं पे भी मॉड्यूल में, बट एनआई अप्रोच जो दिया गया था, डेविड साहब, डॉरेन डेविड उनका पूरा नाम, उनके द्वारा एनआई अप्रोच दिया गया। अब एनआई अप्रोच में कहा क्या उन्होंने, पहले अगर मैं आपको पूरा समझा दूं तो आपको समझने में थोड़ी इजी रहेगा। डॉरेन डेविड साहब ने कहा कि सर होता क्या है, केडी जो होता है वो के से कम होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, केडी कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जो डब्ल्यूएसीसी निकलता है वो जाहिर सी बात है दोनों के एवरेज से निकलता है। आपको डब्ल्यूएसीसी सबको निकालना आता है, हम लोग सोर्स लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, वेट लेते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट लेते हैं, यानी अल्टीमेटली हम लोग वेट और स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आखिरी कॉलम तक पहुंचते हैं तो वेट और स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके पहुंचते हैं। उन्होंने कहा साहब अगर आप डेट का वेट बढ़ाएंगे, डेट का वेट मतलब डेट का अमाउंट बढ़ाएंगे और इक्विटी का अमाउंट कम करेंगे, तो डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, केडी इज लेस देन के, दैट मींस डेट एक चीपर सोर्स है फाइनेंस का। आपका अल्टीमेटली होगा क्या, आपका डब्ल्यूएसीसी कम होगा। अगर डेट आप बढ़ाते हो, इक्विटी आप कम करते हो, तो आपका डब्ल्यूएसीसी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि डेट का वेट बढ़ गया। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए आपको रबड़ी बड़ी पसंद है ना, अब रबड़ी कैसे बनती है, नॉर्मली मिल्क है ना, उसी घोट घोट करके, और चीनी, ये 2 मेन उसमें कंपोनेंट है। महंगा क्या आता है मिल्क और चीनी में? महंगा क्या है? मिल्क महंगा है। अब जैसे दुकानदार क्या करते हैं, मैं आपको उनका सीक्रेट बताऊं, हाँ ये ट्रेड सीक्रेट है। जैसे मान लीजिए आप कहीं की रबड़ी खाते हैं, आपको बड़ी पसंद है, एक दिन आपने घर में पार्टी रखी और उस दुकानदार को आपने ऑर्डर दे दिया कि आज 50 किलो रबड़ी आपसे खरीदो, मतलब आने वाले 10 तारीख को 20 तारीख को मेरा बर्थडे, हम 50 किलो रबड़ी आपसे खरीदें। उसने आपसे पेमेंट ले लिया, वो करेगा क्या, वो उस 50 किलो में हल्की सी चीनी की मात्रा बढ़ा देगा। उससे क्या फायदा होगा? जब चीनी की मात्रा बढ़ा देगा तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई। अपने रूटीन वाले में नहीं करेगा, नहीं तो कस्टमर जाएंगे। मिल्क, आप समझ रहे, वजन में तो वजन ही मिला ना, समझ पा रहे हैं? तो वो जो चीनी है वो है डेट, और जो दूध है वो है इक्विटी। अगर ओवरऑल कॉस्टिंग आपको कम चाहिए तो चीनी की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल डॉरेन डेविड साहब ने नहीं दिया, हम भी उनसे कम नहीं है, बस हमने, मेरी शर्त थी कि मेरा नाम किसी बुक में नहीं आना चाहिए, तो मेरा नाम किसी बुक में नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिए आपको डब्ल्यूसीसी निकालनी आती है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए एक कंपनी में जो डेट है वो है लेट्स से 5 लाख का, और जो इक्विटी है वो भी 5 लाख का है, और जो इनका कॉस्ट है, कॉस्ट आप समझते हैं यानी केडी,
केडी है मान लेते हैं, सपोज करते हैं 10% और के मान लेते हैं 18%। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका WACC निकाल दो तो निकाल पाएंगे? ये अमाउंट है, ये सोर्सेज है, ये अमाउंट है, ये बताओ क्या है? स्पेसिफिक कॉस्ट, वेट आप निकाल लोगे? करो जरा WACC बताओ जल्दी से। आप ठीक बता रहे हैं, बाकी लोग भी एक बार WACC निकाल लो, आराम से कॉपी में करके करो, जल्दी नहीं। याद है ना WACC कैसे सिखाया था? हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हेलो तरुण, हेलो हेलो बेटा, केम छो, कैसे हो? अमीशा, श्रेयांशी, सबको हेलो हेलो। सभी लोग केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, WACC बोल सकते हैं। शिवम कितनी आती? 14। साक्षी करिए, फटाफट करिए। अमाउंट का टोटल 10 लाख हो जाएगा, फिर आप वेट निकालेंगे डेट का, तो 5 लाख अपॉन 10 लाख 0.5 डेट का वेट आएगा, 0.5 इक्विटी का वेट, यानी 14% आपकी केओ आएगा। आ रहे 14%, टोटल 10 लाख रुपए। अच्छा, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में मान लेते हैं, लिख ही देता हूं मैं, डेट जो है उसका कंपोनेंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 7 लाख कर देते हैं, और इक्विटी को कम करके थोड़ा 3 लाख कर देते हैं। टोटल यहां पे भी 10 ही लाख है। ऊपर भी अगर आप टोटल देखें तो 5-5 10 लाख की जरूरत है, यहां पे भी 10 लाख है। और केडी और केई वही, केडी वही 10%, केई वही 18%। बताओ क्यों चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। आप बताइए कितना आता है? क्या लगता है 14% जैसे ऊपर वाले में है उससे ज्यादा आएगा कि उससे कम आएगा? कम आएगा। कम क्योंकि आएगा? क्योंकि आपने डेट का वेट बढ़ाया है। डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कितना आता है? 12.4%। हमने निकाला नहीं है, इन्हीं लोग की बातें सुन के निकाल लेते हैं। तो 0.7 इंटू 10 हो जाएगा और 0.3 इंटू 18 हो जाएगा। तो जीटी करते हैं तो 12.4% सही बोल रहे हैं आप। अगर आप डेट और बढ़ाते जाएंगे, डेट और बढ़ाते जाएंगे तो आपका केओ फर्दर और कम होता जाएगा। डॉरेन डेविड साहब ने यही कहा। डॉरेन डेविड साहब ने कहा कि डेट का कंपोनेंट आप जितना बढ़ा सके उतना अच्छा है। जितना ज्यादा डेट ले आएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेट ले आएंगे आपका अल्टीमेटली केओ उतना कम हो जाएगा। केवल यही एक थीम थी एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच और कुछ कहता ही नहीं है। एनआई अप्रोच मतलब नेट इनकम अप्रोच, जो पहला अप्रोच पढ़ रहे डॉरेन डेविड साहब का दिया हुआ। क्या कहा उन्होंने? जितना ज्यादा डेट रखते हैं उतना बढ़िया, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका केओ कम हो जाएगा। देखिए, हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो केओ हो यानी WACC हो वो मिनिमम हो, कम से कम तक पहुंचे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो फर्म की वैल्यू हो, वैल्यू ऑफ द फर्म, क्या लगता है मिनिमम हो कि मैक्सिमम हो? मान लो आपकी कहीं जॉब लग रही है, वो कह रहा है हम आपको क्यों हायर करें, तो आप उसे क्या कहोगे कि हमको हायर करके देखो, हम तुमको कहां से कहां पहुंचा देंगे, पता नहीं चले कि कहां से कहां पहुंचा देंगे। वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा होने की कोशिश। अपने आप ही जब केओ कम होता है तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। केओ में और वैल्यू ऑफ फर्म में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव केओ कम करना है और वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाना। कैसे निकालते हैं वो तो सिखाएंगे ही डेविड साहब, बट पहले थीम समझ में आए। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं। नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच स्टेट्स that there is a relationship between capital structure and value of the firm। कह रहे सर बिल्कुल रिलेशन होता है। सर किसके किसके बीच में? कैपिटल स्ट्रक्चर में और वैल्यू ऑफ फर्म में। क्यों? क्योंकि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर अगर ढंग का बनाएंगे, डेट ज्यादा रखेंगे, तो आपका केओ जो है WACC कम होगा, और जब WACC कम होगा तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। बाय इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब लिखा हो, केवल कॉस्ट बोल रहा हो तो कौन समझोगे, केओ समझना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ डिक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस। द नेट इनकम अप्रोच मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशन। देखिए कोई भी अप्रोच होगा ना, जब भी कोई भी अप्रोच बनता है, जैसे आप छोटे में अगर मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स में भी जगह जगह पे अगर कोई अप्रोचेस आते थे तो उसके पीछे उसकी एक एजम्पशंस आती थी कि ये अप्रोच तभी वैलिड है जब अंडरलाइंग एजम्पशंस वैलिड हैं। तो कोई भी अप्रोच जब कोई भी ज्ञानी इंसान देता है, यानी मींस थ्योरिस्ट जब भी कोई भी देता है तो वो कुछ उसके पीछे सर्टेन एजम्पशंस देता है। तो एनआई की भी कुछ एजम्पशन थी, डॉरेन डेविड साहब ने जो ली थी। पहली एजम्पशन थी कि केडी जो है वो केई से कम होगा, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी दैट इज केडी इज लेस देन केई। दूसरा, केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ रिमेन्स कांस्टेंट? क्या इसका मतलब यह है कि जितना केडी होगा उतना ही केई होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब यह है कि जो केडी होगा, जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको दिया, अगर केडी 10% है तो अगर आप डेट का अमाउंट मतलब ये बढ़ाओ या घटाओ, उसे केडी में चेंज नहीं आएगा। केई अगर 18 है तो इक्विटी का अमाउंट बढ़ाओ या घटाओ, इक्विटी के कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा। केडी एंड केई कांस्टेंट। और अगर बात करते हैं तीसरी एजम्पशन, तो निर्मला जी हो सकता है थोड़ी दुखी हो जाएं, बट डेविड साहब की एजम्पशन थी देयर आर नो टैक्सेस। बात समझ में आ गई आपको? जितने भी हम लोग अप्रोचेस पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल जीवन में अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं करते, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान गाड़ी चलाना सीख रहा है, और वो जो ट्रेनर है वो गाड़ी चलाना सिखा रहा है, वो बता रहा है पहले फर्स्ट गियर लगाओ, सेकंड लगाओ, ब्रेक लगाओ, सब कुछ सिखा रहा है ना। आगे लोग हो तो क्या लगाना है, ब्रेक। अब आप गाड़ी से जा रहे हैं, अब अचानक से बीच में आपको दिखे लुटेरे आ गए, रात का समय, बंदूक लिए, और उसने सिखाया था लोग आए तो ब्रेक लगा दो। आप उस समय पे आपका दिमाग क्या कहेगा? नहीं लगानी, आप और एक्सीलेटर लेंगे, अगर मरता मरने अपनी तो जान बचेगी। दिस इज प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। वो थियोटिकल था। तो थियोटिकल जब भी लगाया जाता है प्रैक्टिकल वर्ड में तो थोड़ा सा ज्ञान लगा के किया जाता है। तभी जब इन्होंने कहा नो टैक्सेस, बट जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसको भी कंसीडर करते हैं कि अगर टैक्स होगा तो यहाँ पे उसका ये इंपैक्ट होगा, और नहीं होगा तो उसको जीरो ले लेंगे। तो मैंने जितने भी ये फंडेज बनाए हैं या आपके इसमें जानबूझ के टैक्स लिया ही लिया कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो बच्चा जीरो वैसे भी ले ही लेगा, और दिया होगा तो भी उसका कोई गलती नहीं होने वाली। तो देखते हैं ये तीन एजम्पशन के बाद अब डॉरेन डेविड साहब के हिसाब से, एनआई अप्रोच के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं। हाँ जी बोलिए। बहुत बहुत अच्छा, इसका मतलब नहीं समझाया। बोथ केडी एंड केई रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है कि केडी अगर 10% है तो वो 10% है, वो जल्दी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो 12 हो जाएगा या वो 8 हो जाएगा या वो 6% हो जाएगा। जितना केडी है उतना ही रहेगा, जितना केई है उतना ही रहेगा। दोनों कांस्टेंट है, स्टेबल है, उनमें फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, कॉस्ट में फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा। हम वेट को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं। केडी और केई जो उस कंपनी का है उतना ही रहने वाला है, इंडिविजुअली उतना ही रहने वाला है। यहां तक बात आपके सबके समझ में आ गई? अब निकालेंगे कैसे, आइए देखें। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर एनआई अप्रोच। अब यहां पे आप दाद देंगे इसकी, मैंने लेवरेज चैप्टर आपको पहले ही पढ़ा है। ये टेबल थोड़ी सी आपकी जानी पहचानी लग रही है, याद है लेवरेज चैप्टर में पढ़ा था, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। और यहाँ ईबीआईटी से अपन शुरू कर रहे हैं। ईबीआईटी में आप सभी को बताए इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ईबीटी आता है, टैक्स माइनस करते हैं, ईएटी। वैसे आपने लेवरेज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ईबीटी में टैक्स माइनस करते हैं, ईएटी आता है। और ईएटी के बाद वहां पे आपने और भी चीजें पढ़ी थी कि उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, याद है? फिर उसको डिवाइड कर दिया अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो अर्निंग पर शेयर। बट एनआई अप्रोच में ईएटी के बाद हम क्या करते हैं, हम ईएटी को डिवाइड करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, केई से। केई हमें गिवन होगा, हम ईएटी को डिवाइड कर देंगे केई से। जैसे ही हम ईएटी को केई से डिवाइड करते हैं, हमारी इक्विटी की वैल्यू आ जाती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी।
वैल्यू ऑफ फर्म जो होता है ना वो दो चीजों को जोड़ के बनता है। वैल्यू ऑफ फर्म जो होता है ना वो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट, ये दो चीजों को जोड़ के बनता है। तो अगर हम ईएटी को डिवाइड करते हैं केई से तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। अब वैल्यू ऑफ डेट आमतौर पे क्वेश्चन में दिया होता है कि 5 लाख रुपए का डेट है, 6 लाख रुपए का डेट है, जितने रुपए का डेट है हम उसको ऐड कर देते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी में, तो हमारी क्या आ जाती है वैल्यू ऑफ फर्म। हमें दो चीजें निकालनी, हमारा ऑब्जेक्टिव दो है, एक हमें क्यू निकालना है हर एक क्वेश्चन में, एक वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। ये दो निकालने होते हैं। अगर कोई एक ही पूछेगा तो एक निकालेंगे, वैसे ज्यादातर हमें ये दो चीजें अगर हम सीख लेंगे तो काम हो गया। तो एक केओ एक वैल्यू फॉर्म। वैल्यू फॉर्म तो कहां तक कैसे पहुंचे, कुछ नहीं, ईएटी तक जैसे आपको आता है वैसे ही किया, ईएटी को डिवाइड कर दिया अपन ने केई से तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दिया, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब बात आती है सर केओ। केओ मतलब WACC। WACC जैसे आपको निकालनी आती है, जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा, आप वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे वो टेबल बना के सोर्सेस, अमाउंट, वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट, WACC, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। और या फॉर्मूले से और कुछ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं, किसी से भी निकालेंगे सेम आएगा। ये 3 फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, टेबल भी लगा सकते हैं। बट होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में जहां पे हमें वैल्यू ऑफ फर्म भी निकालनी है, क्यू भी निकालनी है, अगर हम क्यू निकालने के लिए टेबल बनाने लगते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम में जो 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है वो कम पड़ जाती है। समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं, मैं आपको सिखाऊं। देखिए फॉर्मूला कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला पहले देखो। ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला वही टेबल है। ऐसा टेबल है, ये टेबल ही है। टेबल को बस फॉर्मूले के रूप में लिख दिया गया। आप टेबल में क्या करते थे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सोर्सेस, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट और WACC। आप करते क्या थे, आप वेट लेते थे और स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था। फिर एक और मान लो ये है तो ये आता था, फिर दोनों का टोटल कर देते थे। अब जैसे वेट, आप क्या करते थे, आप डेट है तो डेट का वेट लेते थे, डेट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे। आप इक्विटी का वेट लेते थे, इक्विटी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पे क्या आता था, डेट का वेट इंटू डेट की कॉस्ट, इक्विटी का वेट इंटू इक्विटी का कॉस्ट, अल्टीमेटली फिर दोनों को आप क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। फॉर्मूला चेक करो, यही तो लिखा है, एडी डब्ल्यूडी। एडी मींस कॉस्ट ऑफ डेट, WD मींस वेट ऑफ डेट। केडी WD बोलिए, WD KD बोलिए, एक ही बात है। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एक ही होता है, प्लस के इंटू WE। तो ये फॉर्मूला वही टेबल है। क्लियर? और अगर आप ये ना लगाना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं, ये जो ग्रीन पेन से मैंने बॉक्स में बनाया, ये भी टेबल ही है। ये भी टेबल है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे यहां लिखा था KD को मल्टीप्लाई करें WD से, वेट। वेट कैसे निकालते थे, वेट आपने कैसे निकालना सीखा था, आप अमाउंट लेते थे जिस चीज का है उसको टोटल से डिवाइड करते थे। मतलब अगर डेट का वेट निकालना है तो डेट का अमाउंट अपॉन टोटल, मान लो दो ही चीजें, डेट प्लस इक्विटी, तो अपॉन डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी का वेट निकालना है तो इक्विटी का अमाउंट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अब ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये आपका वेट है डेट का, और ये जो पोर्शन है ये आपका वेट है इक्विटी का। डी अपॉन डी प्लस ई, डी मीन्स अमाउंट ऑफ डेट, डी प्लस ई मतलब टोटल कैपिटल, तो वेट आ गया डेट का। वेट ऑफ डेट को केडी से ही तो मल्टीप्लाई किया है। ई अपॉन डी प्लस ई, ई मतलब अमाउंट इक्विटी का, डी प्लस ई का मतलब आप जानते हैं टोटल। तो आपका इक्विटी का वेट आ गया, इक्विटी की कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अल्टीमेटली ये जो दो फॉर्मूले अभी तक समझाए दोनों एक ही है, वो जो टेबल सीखी थी वो भी सेम ही थी। समझ में आ गया? डी प्लस ई वही अमाउंट का टोटल, जो अमाउंट का कॉलम होता था ये वाला, इसका जब टोटल करते थे तो वही है डी प्लस ई। टोटल अमाउंट वाला, कॉस्ट वाला नहीं, अमाउंट वाला, रुपए रुपए रुपए। ये 10 लाख, ये है डी प्लस ई। वेट निकालना है डेट का तो 5 लाख अपॉन 10 लाख, इक्विटी का तो 5 लाख। अब हाँ टोटल अमाउंट का गया दिमाग में। और अगर आपको ये तीनों ही दोनों ही नहीं लगाने हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं, सबसे आसान, EBIT मल्टीप्लाई करिए 1 - T
और डिवाइड कर दीजिए वैल्यू ऑफ फर्म से। वैल्यू ऑफ फर्म आप निकाल ही चुके होंगे। और 1 माइनस टी, अगर टैक्स रेट नहीं दिया है तो सर, तो 1 माइनस टी मतलब वो 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई में 1 होगा, वो लिखे ना लिखे, यानी अल्टीमेटली ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। डॉरेन डेविड साहब ने तो जो फॉर्मूला दिया था वो ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म दिया था, क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया था कि देयर आर नो टैक्सेस। बट जब प्रैक्टिकल जीवन में उसको लगाया जाता है तो उसमें 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैंने आपको दो नहीं सिखाए, मैंने एक सिखाया। देखिए आपके बारे में कितना सोचते हैं। दो सिखाते आपको कष्ट होता, एक सिखाया कष्ट क्यों नहीं होगा? टैक्स नहीं दिया तो 1 माइनस टी काहे लिखोगे? जो बिल्कुल ही रट्टू तोता होगा वो बात अलग है, और हम रट्टू तोता आपको बनने नहीं दे रहे। तो अल्टीमेटली ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, और 1 माइनस टी अगर टैक्स है तो ईबीआईटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टैक्स। क्लियर? इससे के जो केओ आएगा, और सर ये जो बाकी फॉर्मूले से सबसे अलग आएगा, नहीं बेटा सबसे सेम आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, आप कोई भी एक लगा सकते हो। तो एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। क्या किया? ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, उसको डिवाइड किया केई से, वैल्यू ऑफ इक्विटी आई, वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दिया, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट केओ निकालने के लिए अब हम जो आपको सबसे आखिरी सिखाया वो सबसे पहले बोलते हैं, ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म करेंगे तो भी आपका केओ आ जाएगा, या आप वेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी केओ इज इक्वल टू केडी डब्ल्यूडी प्लस केई डब्ल्यूई, या वो नीचे वाला जो आपको अच्छा लगे। ठीक है? हाँ, मैं बताऊंगा आपको, वक्त आने पे सब बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आओ। आप अपनी शीट में सॉल्यूशन छुपा लीजिए, नहीं तो फिर दिमाग नहीं लगेगा। इस पेज में है ही नहीं, वैसे भी अगले पेज में। हाँ ठीक है, तो पेज, अगला पेज ना पलटिएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी expects to earn net operating income of INR Indian rupees 1,50,000 annually। सर ये क्या दिया है? ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या मतलब होता है? ये क्या चीज को कहते हैं? ईबीआईटी दिया है, वेरी गुड। तो ये हम लोगों को ईबीआईटी के बिना, द कंपनी है 6 लाख रुपीज 8% डिबेंचर, 6 लाख रुपए के डिबेंचर है, 8% ब्याज का रेट है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी केई जो है वो 10%। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर नेट इनकम अप्रोच? एनआई अप्रोच जो आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें दोनों चीजें निकालनी है, वैल्यू ऑफ द कंपनी भी निकालनी है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वही केओ भी निकालना है। तो चलिए टेबल से ही करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं, यही सेम कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालने हैं, वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर एनआई अप्रोच। आप एनआई ना लिखे पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, नेट इनकम अप्रोच। हाँ, के से क्यों डिवाइड किया सब समझाएंगे आपको, समझाएंगे समझाएंगे, अभी करते एक बात है ना। ठीक है, हमेशा पहले करते हैं एक बार, फिर क्लियर करेंगे और भी चीज, वक्त आने पे सब क्लियर करेंगे। जैसे मूवीज में नहीं सस्पेंस होता है, कुछ पार्ट बिल्कुल आखिरी में समझ में आता है, अच्छा ये इसलिए हुआ था, वैसे ही। हेडिंग डाल ली आप लोगों ने, फिर हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। क्या आप खुद से ट्राई करने वाले हैं? अच्छा, करिए, अच्छा ठीक है। और बाकी बच्चे मेरे को देख सकते हैं, हम भी कर रहे हैं साथ में। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बनाया है और एक हमने अमाउंट का बनाया है, ऊपर है हम लोग डाल चुके हैं। ठीक है, शुरुआत करनी है ईबीआईटी से। क्वेश्चन में गिवन है, मेरे पास क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन पे ही रहिएगा, आंसर की तरफ ना भागिएगा। तो क्वेश्चन की पहली लाइन थी, सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 1,50,000। हमने ईबीआईटी में लिख दिया 1,50,000 लेस। आपको जो तरीका सिखाया उसमें क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट।
अच्छा, इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन कह रहा था कंपनी है 6 लाख 8% डिबेंचर। चाहो तो आप यहां लिख सकते हो 6 लाख का 8% करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा कितना आता है 48,000। तो ईबीटी आता है 1,02,000। ईबीटी में टैक्स माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन में टैक्स ढूंढ के बताओ कितना है, नहीं है तो जीरो। ये मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आप एग्जाम में भूल ना जाए। नहीं तो मैं ये चाहता तो मैं ये भी कर सकता था कि जो ईबीटी आया वही ईएटी हो जाएगा, क्योंकि टैक्स है नहीं। अगर टैक्स नहीं है तो जो ईबीटी है वही ईएटी है। बट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैंने लिख दिया ऐसा तो एग्जाम में टैक्स होगा तो भी आप यही लिख देंगे, इसलिए ये लिख दिया। आप लिखेंगे टैक्स लिखते जीरो लिखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है, जीरो है टैक्स। ईएटी आया 1,02,000। इसको डिवाइड कर देते हैं सर किससे, केई से। केई कितना दिया है सर 10%। केई 10% है, 10% से इसको डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। जरा आप डिवाइड करेंगे 1,02,000 डिवाइड 10% ऐसे करना, 1,02,000 डिवाइड 10%, 10,20,000। वेरी गुड। सब लोग कर पा रहे हैं डिवाइड, कैसे डिवाइड हो रहा है? या आप डिवाइड बाई 10% नहीं करना चाह रहे तो आप 1,02,000 डिवाइड बाई 0.1 कर सकते हैं। 10% मतलब होता है 0.1, बट अगर डिवाइड बाई 0.1 करना तो फिर परसेंटेज का साइन मत दबाना। 1,02,000 डिवाइड बाई 0.1 कर लो या डिवाइड बाई 10%। सर अब तो आंसर आने वाला है, बिल्कुल बेटा, अब तो दिल्ली दूर नहीं। ऐड करो इसमें, बताओ क्या वैल्यू ऑफ डेट, बताओ डेट कितना है 6 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आती है 16,20,000। क्या बात है, वेरी गुड, एक आंसर हमारा आ गया। ये मैं जब बीच बीच में वेरी गुड बोलता हूँ ये अपने आप को बोलता रहता। हाँ, ऐसा ना समझिए कि हमेशा आप ही को बोलता हूँ। अब बात करते हैं केओ की। तो केओ के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टी। टैक्स है नहीं तब भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें, इन टैक्स हो तब भी ना लिखें, इसलिए पूरा लिख देता हूँ। अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म EBIT है हमारा 1,50,000 अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म 16,20,000। याद रखिएगा जो भी आएगा उसमें बाद में इंटू 100 किया जाता है ताकि परसेंटेज में आ जाए, वो फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूले में हम इंटू 100 नहीं लिखते, लेकिन जो भी आता है उसमें हम बाद में इंटू 100 करते हैं ताकि क्यों हमारा आंसर जो है वो किसमें आए, परसेंटेज में। तो वो हमारे और आपके बीच की बात है। समझ गए, नहीं समझे? नहीं समझे? अरे मतलब यहाँ पे आओ तो इंटू 100 लिख सकते हैं, लेकिन लिख के दिखाते नहीं है, वो डीम्ड होता है, इम्प्लाइड होता है कि हाँ परसेंटेज में निकाला तो मल्टीप्लाई 100 तो किया ही होगा। करो जरा 1,50,000, नहीं हम भी निकाल लें एक बार। 1,50,000 अपॉन 16,20,000 और इंटू 100, 9.259 आ रहा है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 9.26 कह सकते हैं। 3 डिजिट तक लेना हो तो 9.259 भी आप ले सकते हैं। चलिए जी 9.26%। तो एग्जाम में केओ आप इससे भी दिखा सकते हैं या दूसरा फॉर्मूला सिखाया उससे भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ आपको दोनों करा देता हूँ कि आपको जो अच्छा लगे आप केओ उससे कर लेना एग्जाम में, या तो ये कर लेना या फिर केओ के लिए एक और जो फॉर्मूला भी बताया आपको, क्या बताया, KD WD प्लस KE WE। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है फॉर्मूला, बट आंसर यही आएगा। चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है ना, आप भी लिख लो। बताओ KD बोलो कितना ले, KD बोलो कितना ले, KD दिया हुआ ना, डेट की कॉस्ट 8%। ये 8% KD है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट है? देखिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, रटते तो सभी हैं। ये इंटरेस्ट है कि KD है? और इंटरेस्ट और KD में क्या कोई फर्क होता है? नहीं है, फर्क होता है। क्यों नहीं होता है? KD आप निकालते थे, KD आप कैसे निकालते थे, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स करते थे अपॉन नेट प्रोसीड करते थे, तब KD आता था। देखिए रट्टू रटाए के तरीके चलेंगे तो आगे डिब्बा गोल हो जाएगा, आगे गड्ढा है बड़ा सा, इसलिए बहुत ध्यान से पहले रुक जाइए। केडी जब आप निकालते थे, जैसे मान लो इंटरेस्ट 12% है, टैक्स का रेट 50% है, तो केडी 6 आता था, 12 थोड़ी ना आता था।
इंटरेस्ट जो होता है वो केडी थोड़ा ना होता है। लेकिन अगर टैक्स है ही नहीं तो जो इंटरेस्ट है वो केडी है, तो यहां पे हम 8% केडी कह सकते हैं, क्योंकि यहां टैक्स नहीं है। टैक्स होता तो हम केडी निकालते पहले। समझ में आया? केडी इज नॉट 8%। टैक्स है नहीं तो 8% ही हमारा इंटरेस्ट है, 8% केडी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 8 कह रहे थे, 8 ही ले रहे हैं। 8। सर मल्टीप्लाई करो वेट ऑफ डेट। वेट ऑफ डेट कैसे निकलेगा बताओ? डेट कितने रुपए का है बेटा? ढूंढ के बताओ ना, डेट कितने रुपए का है? 6 लाख अपॉन टोटल 16,20,000, यानी वैल्यू ऑफ फंड जो है इक्विटी प्लस डेट मिला के, ये एक पोर्शन हुआ, भी सॉल्व कर लेंगे। प्लस सर केई केई बताओ कितना दिया है? 10 दिया है, इनटू इक्विटी की वैल्यू बोलो। इक्विटी की वैल्यू देख के बताओ, आपने निकाली है 10,20,000 डिवाइड बाई 16,20,000, तो ये वेट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। सर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 9.26 आएगा? बिल्कुल आएगा, बस आप सॉल्व कर लो, चेक कर लो एक बार, ना आए तो बता दो। आ रहा है? शिरांशी बिल्कुल ठीक है, 9.25 को आप 9.26 कर दो राउंड ऑफ करके। हाँ हाँ, वो 10% जो हम लोग ने किया था, 1,02,000 का 10% नहीं निकाला है। 1,02,000 डिवाइड बाई 10%, 1,02,000 मल्टीप्लाई 10% नहीं किया था। 80 डिवाइड बाई के ही किया था वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। आपने 1,02,000 मल्टीप्लाई 10% कर दिया। 1 लाख करो जरा, 1,02,000 डिवाइड 10%, क्योंकि 1,02,000 का 10% निकाल लेंगे तो 10,200 हो जाएगा। बोलिए जी, आता है? सेम आ रहा है 9.26, इससे भी आ रहा है। इजी है, इजी है। अगर हमें टेबल पता है, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स ईएटी डिवाइड बाय केई वैल्यू ऑफ इक्विटी एड वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ फर्म। दूसरा केओ का एक फॉर्मूला भी अगर हमारे दिमाग में, ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, तो हमारे लिए इजी। इजी है कि नहीं? पक्का? एक क्वेश्चन और करके बताओ अगर इजी लग रहा है तो। फाइंड आउट वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी वैल्यू ऑफ फर्म भी निकालनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी क्यू भी निकालना है, विद द हेल्प ऑफ नेट इनकम अप्रोच ऑफ द मैजिक लिमिटेड। कंपनी का नाम है मैजिक लिमिटेड। ईबीआईटी दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, कॉस्ट ऑफ डेट दिया है, डिबेंचर दिया है, टैक्स दिया है, सब कुछ तो आपको दिया है। इससे बेटर क्या होगा? करो। आंसर आपके पास लिखा हुआ है, बट पहले आप अपना निकाल लीजिए, फिर टैली कर लीजिएगा। अगर टैली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा फिर देखेंगे क्या है। मैं भी तब तक सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए।
कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म तक पहुंचिएगा, आंसर आपका दिया हुआ है, टैली करिएगा वैल्यू ऑफ फर्म तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। आ गया, वेरी गुड। अब आप क्यों निकालिए 8 9, कौन से फॉर्मूले से निकाला 9.89? ईबीआईटी दोनों से करो ना, अभी करते समय दोनों से करो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़े रखो, एग्जाम किसी एक तरीके से कर देना। इंटरेस्ट दिया है बेटा, जो कॉस्ट ऑफ डेट दी है 7.2%, वही इंटरेस्ट है। ऐसे जब दी होती है ये इंटरेस्ट ही दिया है। बेसिकली बिफोर टैक्स कॉस्ट हम लोग इसको एज्यूम करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, जब क्लियर नहीं होता कि कॉस्ट ऑफ डेट दी है बिफोर टैक्स। कहीं पे भी आप अटक रहे हो, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप भी पूछ सकते हैं। नहीं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमको इस तरीके का क्वेश्चन होता है और जहाँ पे हमको ये 7.2% इससे कॉस्ट ऑफ डेट दी होती है, टैक्स अलग से दिया होता है, हम इनमें हमेशा बिफोर टैक्स हम सब लोग एज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर हमने आफ्टर टैक्स एज्यूम कर लिया तो फिर वो जो टैक्स दिया था और हम काम खराब हो जाएगा मतलब। तो ऐसा कभी भी हम एजम्पशन नहीं लेते। आप चाहो तो लिख भी सकते हो वैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ डेट को बिफोर टैक्स माना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा हमेशा कि आफ्टर टैक्स नहीं एज्यूम करते, इस तरीके क्वेश्चन में इसको बिफोर टैक्स एज्यूम करते। नहीं तो फिर इंटरेस्ट रेट आप कैसे निकालोगे ना, क्योंकि जब आप ईबीआईटी में इंटरेस्ट जो माइनस करते हो वो इंटरेस्ट तो वो बिफोर टैक्स वाला ही चाहिए ना। 1 लाख इंटू इंटरेस्ट रेट, तो 7.2% को अगर आप आफ्टर टैक्स मांग लोगे तो फिर आपका मामला खराब हो जाएगा। क्या चीज निकालते समय आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं कि ये निकाल लेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म को पूरा टेबल देखिए, उसी सीक्वेंस में चलिए, उसी सीक्वेंस में टैक्स तक पहुंच गई है। अब टैक्स किसका निकलेगा आप बताओ? ईबीटी का निकलता है, उसी का निकलेगा। जो ईबीटी आया उसका 10% टैक्स निकालो। सेम सीक्वेंस लगाओ, सेम टेबल जैसे बनाई है। लेवरेज वाले चैप्टर में भी तो ऐसे ही करते थे, ईबीटी का ही तो निकालते थे टैक्स। आ गया दोनों फॉर्मूले से, 9.89% आ रहा है और वैल्यू ऑफ फॉर्म 31,85,200। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। करिए सभी लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी करिए। अमीशा शायद आंसर दे, तरुण दे, श्रेयांशी दे, और कौन दे? बहुत से बच्चे बोलते ही नहीं कुछ भी। आंसर तो बेटा है। केडी निकालने के लिए बिल्कुल, अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, केओ जो निकालेंगे, केओ इजिकल टू केडी डब्ल्यू डी, तो फिर आप केडी वो जो उठाएंगे वो आफ्टर टैक्स वाला उठाएंगे, तो केडी पहले निकालना पड़ेगा जी। सबसे पहले सभी लोग वैल्यू ऑफ फर्म तक पहुंच जाओ, वहां पे कोई दिमाग ज्यादा लगना नहीं है, आराम से हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म तक, वहां तक भी अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो बता देना, मदद कर देंगे आपकी। हाँ नहीं, ईएटी को डिवाइड करना है, हाँ के से 10% से, के से ईएटी जो आया आपका उसको डिवाइड करो, के यानी 10%, डिवाइड 10%। ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितनी आई वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ हमको जरा?
30,85,200, 30,85,200, यही आई वैल्यू ऑफ इक्विटी। हाँ ठीक। फिर इसमें वैल्यू ऑफ डेट आप प्लस कर देना तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वैल्यू ऑफ डेट 1 लाख है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी 30,85,200 आएगी। हाँ, केई तो हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है, केई को आफ्टर टैक्स नहीं निकालना पड़ता, केडी को निकालना पड़ेगा। अगर आप एओ का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगी तो जो केडी है ना उसको आफ्टर टैक्स आपको निकालना पड़ेगा। केई तो आफ्टर टैक्स होता ही है बेटा। केई जो पहली बार में आता है वो आफ्टर टैक्स ही तो आता है, केई केपी। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म 10.98 आ रहा है कि केओ 10.9? हाँ गलत आ रहा है, फिर से करो। चेक करो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। चलो मैं एक बार करा देता हूँ, बहुत लोगों को जिनको तकलीफ हो रही है इधर देख सकते हैं। भैया ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, और EBIT 3,50,000 मिला लीजिएगा आप लोग ने जहाँ पे जिनने गलती करी है। अच्छा किसका किसका दोनों आंसर आ गए हैं, आप लोग के आ गए हैं, और किसके किसके अभी कर रहे हैं ना। हाँ तो ठीक है, मैं एक बार करा देता हूँ, मिला करते हैं। EBIT में इंटरेस्ट माइनस किया है, इंटरेस्ट होगा 1 लाख का 7.2%, 1 लाख इंटू 7.2% कितना होता है ये 7,200, जरा माइनस करके कितना बचा 3,42,800। टैक्स का रेट आपका कितना दिया है 10%, दैट इज 3,4280। कितना बचता है ये माइनस करके 3,08,520। के ही कितना दिया आपको 10% दिया है, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड करके 30,85,200। वैल्यू ऑफ डेट कितना है 1 लाख, तो ये प्लस करके कितना आएगा, तो एक आंसर तो अपना आ गया। अब बात करते हैं केओ की, तो केओ अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो EBIT 3,50,000, 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.1, 0.1 हमने क्यों लिया 10% टैक्स रेट दिया तो 10/100 यानी 0.1 अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म हम लोगों ने 31,85,200 निकाली है। सॉल्व करें अगर इसको तो 3,50,000 इंटू 0.9 हो जाएगा, 3,50,000 इंटू 0.9 अपॉन ये हो गया 3,15,000 ऊपर, और अपॉन कर दो इसको 31,85,200 से, इंटू 100 करना ना भूलिएगा। तो आपका आंसर आता है 9.8894 ऐसे करके, हम इसको राउंड ऑफ करके 9.89 ले सकते हैं। ये आ गया हमारा क्यू। तो एग्जाम में आप इतना भी कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि दूसरा फॉर्मूला भी कर दीजिए। तो पहले तो ये तो इतना आया कि नहीं, दूसरे में तो तब जाए, आपने टैक्स नहीं लगाया था। फॉर्मूला देख के लगाओ ना, शीट आपके पास है, फॉर्मूला देख देख के लिखो। बहुत ध्यान से मैंने आपको ये नोट्स बना के दिए कि कहीं पे गलती हो ना, इसीलिए EBIT के साथ 1 मैंने लिखा कि टैक्स नहीं भी होगा तो भी फॉर्मूला वैलिड है, टैक्स होगा तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आराम से इसको नोट करें। बोलिए ऑनलाइन वाले बच्चों आया समझ में, बताओ भाई आया।
क्या दूसरे फॉर्मूले से भी आप KO निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं निकलवा देता हूँ आपको दूसरे वाले से भी कि क्या सेम KO आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, कैसे आएगा सेम, सर बता रहे हैं। बोलिए अमीशा, आप समझ में आया आपको? तरुण, तुम हो कि नहीं? कोई मंजुलिका बनना पड़ा है ना बगल में? आप लोग को डांस करने का मन तो नहीं कर रहा है वैसे? देखी थी आप लोग ने पिक्चर, देखी थी? देखी थी? थोड़ा टाइम मिला तुमको? एग्जाम के बीच में देख ली थी क्या? चलो अच्छी थी ना? नहीं अच्छी लगी? अरे तो ठीक लगी। आओ चलो देखते हैं भाई कैसे निकालना है। KD WD, KD, अब देखिए भाई बात यहाँ पे ये आती है कि क्या हम KD 7.2 ले लें? KD क्या हम 7.2 ले लें? अगर हमने KD 7.2 ले लिया तो सारा मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि टैक्स रेट दिया है। तो जब टैक्स रेट दिया हुआ है तो हमें इसको आफ्टर टैक्स करके KD लेना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आई में 1 माइनस टी मल्टीप्लाई करते थे अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। देखिए ये फॉर्मूला होता था KD का, आप लिखिएगा नहीं, ऐसे ही समझा दूंगा ओरली, पहले लिख रहा हूँ मैं, डिलीट कर दूंगा। ये फॉर्मूला आपने सीखा है, अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, जब नेट प्रोसीड गिवन नहीं होती तो हम मानते हैं कि हर एक डिबेंचर 100 का ही होगा। तो नेट प्रोसीड भी 100 हो गई, इंटू 100 भी है, तो ये 100 कट गया। ऐसे क्वेश्चन में जब पूरा डेटा नहीं है तो ये 100 कट गया। बचा क्या? इंटरेस्ट में 1 माइनस टैक्स मल्टीप्लाई कर दो। इंटरेस्ट का रेट है 7.2, 1 माइनस टैक्स 0.1 का टैक्स रेट है, यानी 7.2 इंटू 0.9, बोलो कितना आता है? 6.48। ये आपका KD है, ये लिया जाएगा यहाँ पे। अगर आप इस फॉर्मूले से, नहीं ये सिर्फ आपके लिए, इतनी आपको कैलकुलेटर में नहीं करके दिखानी नहीं है, आपको कैलकुलेटर में लेना है। क्या लेना है कैलकुलेटर में? लिखिए कैलकुलेटर में बताएं, ठीक है, याद रखना। लेकिन कैलकुलेटर में लिखो 7.2, बताओ 7.2 क्या है? इंटरेस्ट 7.2 इंटू टैक्स का रेट करो, टैक्स इंटू कितना परसेंट है? 10%। 10% कितना किया? कितना आया कैलकुलेटर में? 0.72 माइनस और इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, माइनस का साइन दबाओ फिर इज इक्वल टू का आगे 6.48। क्या था? अरे कुछ नहीं बेटा, ये माइनस ही तो किया। ये देखो, ये 7.2 में 10% निकाला, 0.72 आया, इसको इससे माइनस किया, तभी तो आपका 6.48 आया। कैलकुलेटर में एक बार में हो गया 7.2 इंटू 10% माइनस इज इक्वल टू, ठीक। इतना भी नहीं करना हो तो 7.2 इंटू 90%। 90% क्यों करेंगे? हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एग्जाम में ऐसे दिखा देंगे, हम ऐसे दिखा देंगे। ये कर लोगे, फॉर्मूला तो आता ही है, ये कर लोगे ना? आप ये कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल यही वाला सही है ना? आइए ठीक, कोई बात, ये कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, हम ये लिख देंगे आई 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। ये ऐसे पूरा दिखा दीजिएगा और KD आप सॉल्व कर दीजिएगा ना, मैं सॉल्व में लिखवा ही देता हूँ जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। फिर कहीं आप कुछ और ही ना लिखाएं, लिखवा देता हूँ भैया। ये इसको डिलीट कर दो भैया, मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। वर्किंग नोट में दिखाना, फिर इसको वर्किंग नोट में दिखाना आप जो लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी मंजुली का है। तो आप लोगों ने देखा था विद्या वाला में माधुरी दीक्षित का डांस, देखा ना? है नई वाली की तो बात कर रहे हो? किसका अच्छा लगा था आप लोग को? बड़े शर्मीले हो तुम लोग। बताओ इंटरेस्ट में कितना लेना है? 7.2।
टैक्स में 1 माइनस 0.1 अपॉन नेट प्रोसीड 100 इंटू 100 ऐसे लिखना। अब सॉल्व करके दिखा दोगे एग्जाम में, बस ट्रॉफी देने घर आ जाएगा वो। सॉल्व करो 6.48%। हाँ, दूसरे फॉर्मूले में पुट करने के लिए पहले केडी आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, जो ऐसे ही निकाला गया है, और इसको आप वर्किंग नोट में दिखा देंगे। ठीक है, डन, नोट कर लिया। अब लगाइए फॉर्मूला, केडी में लिखिए 6.48, केडी की जगह कितना लिखें बोलो, 6.48 इंटू वेट ऑफ डेट बताओ 1 लाख अपॉन, अपॉन बोलो क्या करें, 31,85,200 प्लस केई, केई कितना है सर, केई हमारा 10% था, तो केई 10 इंटू वेट ऑफ इक्विटी 30,85,200 का इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल सर 31,85,200। क्या सर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे? उम्मीद तो बेटा मेरी यही है कि तुम सॉल्व कर लोगे और 9.89% निकाल के बता दोगे। चेक कर लो एक बार आता भी है कि नहीं, हमने तो लिख दिया इस कॉन्फिडेंस में कि आएगा ही 9.89। WD में 1 लाख अपॉन 35,85,200 किया, और आगे हाँ 1,85,200 से क्यों डिवाइड किया, कोई बताएगा क्या इसका जवाब? नेक्स्ट बात सुन, ध्यान से सुनो, तेज बोलो थोड़ा। ये टोटल अमाउंट है, इससे डिवाइड किया। वेट कैसे निकालते हैं? हाँ, डेट की अमाउंट 1 लाख है, इक्विटी की अमाउंट, अरे इक्विटी की अमाउंट 10% तो कॉस्ट है, डी की आपने निकाली है, इक्विटी की अमाउंट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की अमाउंट मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने निकाली है 30,85,200, तो टोटल से डिवाइड करते, टोटल बोले तो वैल्यू ऑफ फर्म उसी से डिवाइड किया, समझ गए? ऐसे ही तो निकालते थे, टेबल में भी यही कर रहे थे आप। ये जो पोर्शन है ये वेट ही तो आता था, 1 लाख अपॉन 31,85,200 ये वेट ऑफ डेट है, और 30,85,200 अपॉन 31,85,200 ये वेट ऑफ इक्विटी है। हाँ, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूले से आप निकाल के दिखा सकते हैं एग्जाम में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वो बोलेगा, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, कम ही बोलता है, बोलना आपको है वहां पे ज्यादा। आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने में हमें लग रहा है सभी लोग इंटरेस्टेड ज्यादा होंगे, ठीक है। नीचे वाला फॉर्मूला से हम क्यों निकलवा रहे हैं बार बार, ये कभी अगर फुर्सत हुई तो बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप दोनों निकाल के रख लीजिए, और एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे, अगर एक ही फॉर्मूला अच्छा लगता है तो एक ही से निकाल दीजिएगा, है पहला वाला सही, ईवी आई टी वन माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ, ठीक है, ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ेगा बिल्कुल आराम से, आप कर सकते हैं एग्जाम। बोलो, समझ में आया? जी बिल्कुल, नेट इनकम अप्रोच से निकालना है तो आप ये टेबल लेना तो निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ, ऊपर से डॉरेन डेविड साहब देख रहे हैं, आया कि नहीं आया, कहीं उनकी आत्मा नीचे ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। बोलो, अमीशा आ गया समझ में, तरुण, अमीशा, प्रियांशी, जो जो ऑनलाइन है बोलो। ओके गुड, अब ये करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करो।
बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, उसको मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को 2 बारी करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पहली बार में आप डेट लोगे 3 लाख रुपीस का, और दूसरी बार में आप लोगे 4 लाख का। डॉलर है, डॉलर रुपीस आपसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप करोगे वैसे ही। तो 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या आप एक ही बार अगर चाहो तो एक कॉलम बढ़ा लो, ऐसा भी आप कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर्स का दूसरे कॉलम में लिख दिया हेडिंग व्हेन दैट इज 3 लाख यूएस डॉलर, और लास्ट कॉलम लिख दिया व्हेन दैट इज 4 लाख यूएस डॉलर। ऐसे भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करना हो, पर यार पहले एक बार 3 लाख का कर लिया, फिर 4 लाख का बाद में कर लिया, जो आपकी मर्जी हो, तो साफ साफ सही सही प्रेजेंट करना है। डेट के ब्याज में चेंज आ जाएगा, ब्याज में जब चेंज आएगा तो फिर नीचे ये आपका सब चेंज होता जाएगा, ईबीटी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो आप दूसरा कॉलम तभी बनाइएगा जब आप कर पाए, नहीं तो पहले वो कर लीजिए फिर बाद में वो सॉल्व कर लीजिए, तो आपको इसमें ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में इंटरेस्ट कैसे सेम रहेगा? रेट सेम होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, रेट तो सेम रहेगा बेटा, रेट 10% है, रेट सेम रहेगा। तो पहले में 3 लाख का 10% निकलेगा इंटरेस्ट, और फिर 4 लाख का 10% निकलेगा। क्या हुआ? हाँ करो करो, दिमाग बिल्कुल लगाइए, लाए आज तो लगाइए लगाइए। रहता है, वेरी गुड, तो बच्चे नहीं लाते कभी कभी। डन। क्या बात है शिवम, तुम तो बिल्कुल झंडे गाड़ रहे हो। दोनों कर दिए? टेबल लाओ, कॉपी लाओ। गुड, बस थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल दो ऊपर कि क्या क्या के अब कब किया है, ये पता चल जाए कि कब 3 लाख का तुमने डेट लिया, कब 4 लाख का। बस थोड़ा समझा दो और बाकी सही है। आंसर मैच हो ही रहा है ना?
हाँ गुड, श्रेयांशी सही आंसर है। 3 लाख में 12.5%, ठीक है, वेरी गुड। 4 लाख में करिए। हो गया दोनों, और केओ दोनों फॉर्मूले से निकाला कि एक से, दो दूसरे से भी निकाल लो। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं पता हो, ईबीआईटी नहीं पता हो, तो कम से कम केओ तो हमारा आ जाए। सभी का हो गया है। अर्चा कौन सा कर रही हो तुम, 3 लाख 4 लाख? अच्छा 4 तक पहुंच गए हो। अच्छा रूटा बूटा तो ये तो होमवर्क में था, फिर होमवर्क में क्या देंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये 4 हम देने वाले थे होमवर्क में। सब लोग होम 4 कर रहे हैं क्या? हाँ क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है तो 3rd हो गया सबका, क्लियर, वेरी गुड, गो गो, वेरी गुड, बाय। होमवर्क भी कर लिया, सही, अच्छी बात है। तो एक बार रिवाइज करके आइएगा, और एनवाई अप्रोच आगे जो है नेट ऑपरेटिंग वो एक बार रीड करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।